क्लास 11th में जितने ही बच्चे हैं ना जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है केमिस्ट्री का, उन सही बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपसे को मैं ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और उनमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप उनको 1 से 2 बार अपने आप से भी अटेम्प्ट करके देखते हैं तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हिसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजिशन या मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने इसी पर अपनी 4 इक्वेशंस दी जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, और इन सबको आपको एज इट इज याद करना है। इनका कोई प्रूफ वगैरह आपके लिए कोई काम का नहीं है, बस आप इनका रिजल्ट याद रख लें। ये जो है आपका 4 इक्वेशंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ज़्यादातर इनमें से न्यूमेरिकल फर्स्ट वाली पे, सेकंड और थर्ड पे, इन तीनों पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस पे बहुत ही कम न्यूमेरिकल देखे गए हैं। ठीक है, तो इन तीनों को भी याद कर लेते हैं तो फिर आपके न्यूमेरिकल इसी में से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और डेल्टा एक्स की बात करें तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और यहां पर डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ऐसी डेल्टा ई की बात करें तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी की बात करें तो अनसर्टेनिटी इन टाइम, और यहाँ पर डेल्टा लैम्डा की बात करें तो अनसर्टेनिटी इन लैम्डा, और यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, और यहाँ पर ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ठीक है, और यहाँ पर एच की बात करें तो एच की वैल्यू मैं आपको बताया तो बहुत बार बता भी रखा है। एच की वैल्यू होती है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये होती है आपकी एच की वैल्यू, इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 या 22/7। और यहाँ पर एम से आपका मास है, एम से हो गया आपका मास। और यहाँ पर सारी सारी टर्म तो मैंने डिफाइन कर ही दिया। अब हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। आपको जो है अपनी कैलकुलेशन बचानी है इस वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादातर जो आपकी मिस्टेक होगी ना, मैक्सिमम मिस्टेक ना आपकी कैलकुलेशन में ही होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो पॉइंटों में जाती है, और अगर आप कैलकुलेशन पर अपनी कमांड कर लेते हैं ना तो फिर इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, जैसे देख लेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है, मान लो लीनियर मोमेंटम आपको दे दिया 10⁻⁻2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम, एंड डेल्टा एक्स आपको फाइंड करने के लिए कह दिया। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है कौन सा आपका फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला। कैसे, आपको डेल्टा पी गिवन है, बोले तो अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम, डेल्टा एक्स आपको यहाँ पर निकालना है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दी होगी, आप याद भी कर सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34, जिसको आप कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 4 आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप आसानी से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपकी जो भी मिस्टेक हो सकती है वो कैलकुलेशन में हो सकती है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल आते हैं। ऐसे ही आपको दे दिया, मान लो यहाँ पर आपको डेल्टा वी दे दिया वेलोसिटी, मान लो आपकी वेलोसिटी है 8.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने बोला डेल्टा एक्स आपको यहाँ पर बताना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर मास किसका आएगा, मास आएगा आपका इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, नहीं भी गिवन है तो फिर आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो आप यहाँ पर से बहुत ही सिंपल से ये सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको फर्स्ट वाला और एक बार दूसरा वाला न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा गया ना, आपको अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम गिवन है, यानी कि डेल्टा पी गिवन है 10⁻⁻2 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है,
डेल्टा पी गिवन है 10⁻⁻² kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करना है कि आपका क्या होगा। और तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग गया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। ठीक है, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू होती है आपकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू -10⁻⁻² इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 14 4 जा होता है आपका 56 और 4 3 जा हो गया आपका 12, तो 12.56 इंटू में ये हो गया आपका 10⁻⁻²। 10⁻⁻² को ऊपर भेज देते हैं, ये हो गया आपका 6.6, इसको हम राउंड ऑफ करके 6.6 लिख सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हैं 12.4 और मल्टीप्लाई में ये हो गया आपका 10⁻⁻32। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, आपका आ जाएगा यहाँ पर से अप्रॉक्स 0.5 इंटू 10⁻⁻32 मीटर आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, बाकी आप सेकेंड वाला न्यूमेरिकल जो था ना वो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन को ध्यान देना है बस, और इक्वेशंस को याद कर लेना जो मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी, और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना ओरिएंटेशन बता रहा हूँ कि एस ऑर्बिटल की क्या ओरिएंटेशन होती है, पी ऑर्बिटल की, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल की। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एस ऑर्बिटल का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो इस प्रकार से होता है, इसकी ना कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये ना नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इस पर ना आपका न्यूमेरिकल भी बनता है कि इनमें से कौन सा जो है आपका नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल जो है नॉन डायरेक्शनल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल। इसके बाद चलते हैं हम पी ऑर्बिटल पर, इसके बाद चलेंगे डी एंड फिर एफ। तो पी ऑर्बिटल है आपका, इसके ना 3 ऑर्बिटल्स जो हैं पॉसिबल होते हैं। इसके जो डायग्राम है ना वो आपके पेपर में बहुत ही बार पूछे गए हैं, हर साल एक ना एक डायग्राम इस पर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसके 3 ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं। ये मैंने इनका ग्राफ पहले से ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर से ना पहला जो है ना वो होता है आपका पी एक्स, और फिर ये होता है आपका पी वाई, एंड ये होता है आपका पी जेड, यानी कि ये ना आपका स्पेस में होता है पी जेड वाला। तो यहाँ पर ना ये एक्स एक्सिस पे आपका डंबल बनेगा इस प्रकार से, और यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। ये है आपका वाई एक्सिस एंड ये है आपका एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे बनाना है आपको इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर ये बनाना है आपको जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस मान ली मैंने इस प्रकार से, यहाँ पर से, तो जेड एक्सिस बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, पी जेड। अब यहाँ पर से ना आप इसको लिख सकते हैं जेड एक्सिस, और यहाँ पर भी आप बना देना जेड एक्सिस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ये बन गया आपके पी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन। डी ऑर्बिटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना डी ऑर्बिटल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आपके लिए इसके ऑर्बिटल बता देता हूँ। 5 ऑर्बिटल इसके पॉसिबल होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल हम देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल के ना 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, और यहाँ पर अभी मैंने 4 बनाया, एक और बनाऊंगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आता है आपका डी एक्स वाई, इसके बाद डी वाई जेड, और इसके बाद डी जेड एक्स, और इसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक और आता है डी जेड स्क्वायर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स वाई बना लेते हैं। ये जो यहाँ पर आपको एक्स वाई दिख रहा है ना, ये आपको इन्हीं दोनों प्लेन के बीच में बनाना है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका इस प्रकार से, और ये ऐसे। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ये बनेगा आपका ऐसे ही। ठीक है, डी एक्स वाई। अब डी वाई जेड प्लेन में बनाना होगा। तो यहाँ पर ना ये लिखा मैंने वाई, और ये हो गया आपका जेड। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, बस आपको प्लेन चेंज कर देना है। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब आपका बनेगा डी जेड एक्स। तो यहाँ पर ना आप कर देना एक्स जेड प्लेन, आपको ध्यान रखना है एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन,
एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर से ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से, एग्जैक्टली ऐसा ही। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा अलग फंडा है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर ना एक्स वाई प्लेन में बनेगा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, एक्स वाई प्लेन में बनेगा। और ना यहाँ पर स्क्वायर लगा ना, तो इस वजह से ना ये इसके ऊपर आ जाता है, एक्सिस के ऊपर आ जाता है, और ये बन गया इस प्रकार से ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया आपके डी एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी आगे अब मैं आपको डी जेड स्क्वायर वाला बताता हूँ। बस आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें जो है ये डंबल इसके बीच में बनेंगे एक्सिस के, और यहाँ पर भी बीच में बनेंगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पर बनेंगे आपके एक्सिस के ऊपर, जहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो है आपका आ जाता है यहाँ पर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर का देखना हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपका जो प्लेन रहेगा वो रहेगा एक्स जेड प्लेन कर दिया। इसके बाद अब जो आपका ये इसका डायग्राम है ना, वो आप देखना, इस प्रकार से हम डंबल बना देंगे, और इसके बीच में ना हम दो सर्कल खींच देंगे इस प्रकार से, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये बन गया आपका डी जेड स्क्वायर। और बाकी जो आपका एफ ऑर्बिटल है ना, उसका एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हम डी तक ही स्टॉप हो जाते हैं। उसका जो एफ ऑर्बिटल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से हम उसको बना नहीं पाते, ठीक है। और बाकी अब मैं आपको ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कि आपको कैसे पता लगेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालने। यहाँ पर ये होता है आपका 2l प्लस में 1, और l आपको पता ही है, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ये पता होना चाहिए। और s का होता है यहाँ पर 0, l की वैल्यू, s में जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0। और p की बात करें तो p में जो l की वैल्यू होती है ना, यहाँ पर मैं l की वैल्यू लिख देता हूँ, ये p में l की वैल्यू होती है 1। और d की बात करें, d में l की वैल्यू होती है 2। एंड f की बात करें, f में आपकी l की वैल्यू होती है, वो होती है यहाँ पर 3। तो ये आपको ना ये याद होना चाहिए। अब जो है ना नोड की बात कर लेते हैं। नोड जो है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका रेडियल नोड, और एक होता है आपका एंगुलर नोड। एंगुलर नोड की वैल्यू निकलती है l से, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1। तो इसकी वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी, और ये मिलेगा आपका एंगुलर नोड, ठीक है। इस पे भी आपके हर साल न्यूमेरिकल आते हैं कि आप फाइंड करिए रेडियल नोड। इस प्रकार से मैं आपको इसके ना न्यूमेरिकल बता देता हूँ। जैसे आपको पूछा जाएगा 1s, और ना यहाँ पर आपको मैंने बोल दिया कि आप इसका ना रेडियल नोड फाइंड करो एंड एंगुलर नोड। वन एस और दूसरा लिख सकते हैं हम 2s, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1s की बात कर लेते हैं। 1s, इसमें जो आपका रेडियल नोड होगा और जो इसमें आपका एंगुलर नोड होगा, रेडियल नोड को आप कैसे लिख सकते हो, रेडियल नोड इज n माइनस एल माइनस 1 एंड एंगुलर नोड इज l। अब यहाँ पर से 1s की बात करें तो इसमें जो है आपकी n की वैल्यू होगी वो होगी 1, और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी 0। अभी मैंने आपको बताया था l की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियल नोड फाइंड करना है और एंगुलर नोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेडियल नोड के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पर रेडियल नोड आ जाएगा आपका 0। और एंगुलर नोड यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं l की वैल्यू, l इज 0, तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएंगी 0। और यहाँ पर दूसरा मैंने बोल दिया आपको 2s में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0। यहाँ पर रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड इज 2 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो 1। एंगुलर नोड आ जाएगा आपका l है आपका यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इस पे। अब जो है ना, अब आपका आता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का आपका सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है, n प्लस l, ठीक है।
इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी लेवल। मान लो मैंने आपको दे दिया 4s और दूसरा दे दिया मैंने आपको 3d, तो यहाँ पर मैंने पूछा आपका इसका एनर्जी लेवल बताओ, तो एनर्जी लेवल यहाँ पर देखना, एनर्जी लेवल हो जाएगा 4 और एस ऑर्बिटल का एल की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पर एन की वैल्यू होगी 3 और एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर से 2, तो एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और यहाँ पर एनर्जी लेवल की वैल्यू आ गई 4। तो बहुत ही सिंपल आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील करते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो ये आता है आपका नंबर 1 पे और ये हो जाएगा आपका 1s1, और हीलियम आ गया आपका नंबर 2 पे जो हो जाएगा आपका 1s2। एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पर सबसे पहले एस की बात कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी की बात करें 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो ये हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ ऑर्बिटल की बात करें तो ये हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो यहाँ पर लिथियम की बात करें तो ये हो गया आपका 1s2 2s1, ठीक है, क्योंकि नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है इसका 3। अब यहाँ पर आ गया हम बेरिलियम पे, बेरिलियम इज 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1, ठीक है, कार्बन हो गया आपका 1s2 2s2 2p2। ऐसे आपका हो गया नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर इनको कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को 2 2 4 और ये हो गया आपका 7, तो 7वें नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p, अब ये हो गया आपका 4, क्योंकि पी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, जहाँ पे भी 6 आ गए उसके आगे हम पी में नहीं भर सकते, ठीक है। तो फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5। इसके बाद आ गया आपका नियॉन, तो 1s2 2s2 2p6। ऐसे आपका आ गया सोडियम 1s2 2s2 2p6। इसके बाद जो है आपका अगला ऑर्बिटल आएगा डी ऑर्बिटल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एस ऑर्बिटल आएगा 3s1, ठीक है। तो इसके बाद आ गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो हो गया आपका मैग्नीशियम का। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3p1, ठीक है, दोबारा से 3p1। अब यहाँ पर से सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ऐसी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, ये हो गया आपका फॉस्फोरस का। इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है, इसी प्रकार से आपका कंटिन्यू होता रह जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ना 2 एक्सेप्शनल केस बताता हूँ, मैग्नीज का और जिंक का, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैग्नीज का देखेंगे। मैग्नीज का हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और यहाँ पर और 4s2। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर इसके पास कैपेसिटी तो 10 इलेक्ट्रॉन की थी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लाके इस पे क्यों दे दिए। तो यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान देना होगा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ना ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से ना हम यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन ना एस ऑर्बिटल में ही दे देते हैं, इस वजह से ये 3d5 ही रह जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जिंक में भी होता है, तो जिंक का एक्सेप्शनल केस भी देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहाँ पर ना फुल हो जाता है, फुल ऑर्बिटल हो जाता है 3d10 और इसके बाद 4s2, ठीक है। तो इस प्रकार से, और आपके बाकी के 2 और एक्सेप्शनल केस हैं। एक है आपका क्रोमियम जो आता है आपका 24 पे, इसका भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब यहाँ पर ना हमने पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में से निकाल के इसको क्यों दे दिया, ताकि ये ना हाफ फील्ड बन जाए, और हाफ फील्ड ना मोस्ट स्टेबल होता है कंपेरेटिवली पार्शियली फील्ड, ठीक है। इस वजह से हमने एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया। एक और केस होता है आपका कॉपर का,
29 नंबर पे आता है आपका जिंक से पहले। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10, इसके बाद 4s1। इसमें भी ऐसे होता है, यहाँ पर जो है 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देते हैं ताकि ये फुल्ली फिल्ड हो जाए, और फुल्ली फिल्ड कंपेरेटिवली स्टेबल होते हैं। ठीक है, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ऐसा किया है। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ ब्लॉक्स की। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ब्लॉक्स की। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की होती है आपकी 1s 1 से लेकर 2 तक, और पी ब्लॉक की ये आपको एग्जैक्टली याद करनी है, इसको याद ही करना होता है, NS2 से लेकर NP 1 से लेकर 6, एंड N-1 D 1 से लेकर 10, एंड NS 0 से लेकर 2। तो इसकी ना डायरेक्टली आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है आपके पेपर में, तो आप अगर आप इसको याद कर रखे ना तो फिर आपके 1 से 2 नंबर बहुत ही अच्छे से आ सकते हैं। N-1 ज़्यादातर ये जो है 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, हर साल रिपीट होती है, तो इस साल भी ये रिपीट होने के चांस है। अब जो है ना मैं आपको IUPAC नेमिंग बताया, तो जैसे 101 लिखा है, तो इसको ना हम कैसे लिखेंगे, 1 को कहते हैं हम अन, इसको कहते हैं 0 को कहते हैं नील, एंड 1 को कहते हैं दोबारा से अन, और लास्ट में ना हम हर IUPAC नेम के पीछे ना EM जोड़ देंगे, तो इन सबको कंबाइन कर देते हैं अन नील, ये हो गया आपका अन EM। तो ये हो गया आपका इसका IUPAC नेम। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, 102 देख लेते हैं, और ये हो गया आपका 1 का हो गया अन, 0 का हो गया नील, एंड यहाँ पर 2 का हो गया आपका बाई, एंड लास्ट में EM जोड़ना है हर सेंटेंस में, अन नील बाई यम। ठीक है, UN B से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देख लेंगे UNU। इस वाला वर्ड नहीं देखना, ये वाला जो पहला वर्ड है ना इसको नहीं देखना, बाकी इन तीनों को देखना है, UNU, और यहाँ पर UNB। ऐसे ही मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ 120, इसका मैं बताया था, बाकी के आपको होमवर्क दे दूंगा। अन बाई नील, अन से हो गया आपका 1, 2 को लिख दिया हमने बाई, और 0 को लिख दिया नील। बहुत ही सिंपल चीज़ है, EM। तो ये हो गया आपका अन बाई नील EM। ठीक है, UBN। ठीक है, तो इसकी लिस्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, और आप ना 101 से लेकर इसको बनाएंगे आप 130 तक बनाएंगे। ठीक है, अपने आप से। तो ये जो है ना आपकी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे कि आपके डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड प्रीफिक्स में आपका नील आता है, अन आता है, बाई आता है, ट्राई आता है, क्वाड आता है, पेंट आता है, हेक्स आता है, सेप्ट आता है, ऑक्ट आता है, इन आता है। तो 0 को लिख सकते हैं हम नील, 1 को अन लिख सकते हैं, 2 को बाई लिख सकते हैं, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, और सिंबल है आपके इन सबका पहला वर्ड NUBTQPHSOE। तो ये सारे आपको हो गए इसके सिंबल। और जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल कौन सा कराया था, एग्जांपल कराया था मैंने आपको 101। तो 101 को हमने कैसे लिखा, 1 को लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं हम नील, एंड 1 को लिखते हैं हम अगेन अन, एंड लास्ट में आपको EM जोड़ना है, लास्ट में हर सेंटेंस में EM जोड़ना है। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन कर देते हैं, अन नील अन EM हो जाएगा, UNU, इन सबका पहला वर्ड UNU। ऐसी 102 है अन नील बाई EM, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अन नील बाई EM हो जाएगा, लास्ट में आपको EM जरूर से जोड़ना है, और इन सबका पहला वर्ड UNB। ये हो गया आपका इसका आंसर। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, इन सभी को आपको याद करना है। ये सारी जो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको ज़्यादातर चीज़ें याद ही करनी होती है। ठीक है, तो इन सबको आप याद कर लेना, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताए, और जो भी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई,
ब्लॉक्स की, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नोट के साथ, तो तक जय हिंद जय भारत।